Hello students, welcome to S21. Myself Devrat Raj, pursuing MBBS from Institute of Medical Sciences, BHU वाराणसी। मैं पिछले 5 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी पढ़ाने का हमारा अप्रोच ये रहता है कि पहले हम चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। ठीक है, तो समझने से वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा ट्रिक वगैरह बनाते हैं और उस ट्रिक से उसको अच्छे से याद रखते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो पाए एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए हो जाती है तो सारा मिक्सअप ना हो जाए, इसके लिए अलग अलग रखने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि पहले हम समझेंगे, उसके बाद लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे चीज़ों को आसान बनाया जाए। तो चलिए शुरू किया जाए। चैप्टर का नाम क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर्ल्ड में हैं उन सबको क्या करना है? अब क्लासीफाई करना है। तो आपको पता होगा पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, फिर 3 किंगडम आया, फिर 4 किंगडम आया, फिर क्या आया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अभी करंट में क्या चल रहा है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहा है। तो जो नहीं चल रहा है उसको नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है बस उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो R.H. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आइए देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में R.H. विटेकर जो है उन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है वो बेसिस आपसे पूछा जाएगा, उस बेसिस को देखिए। ठीक है, द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन क्या क्या है इसको समझिए। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में 2 चीज ध्यान रखना है हमको, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, ये किस में आ जाएगा? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। ध्यान क्या रखना है? प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है। आप जानते हैं 2 तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल के लिए अलग क्लास कर दिया है, क्या? किंगडम मोनेरा। और यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक सेल को फिर से फर्दर डिवाइड किया है। यूकैरियोटिक सेल में या तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल या फिर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक सेल। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल के लिए अलग किंगडम है, कौन सा? प्रोटिस्टा। इसके बाद बच गया मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। तो फिर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक को वापस 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, होलोजोइक न्यूट्रिशन। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो प्लांट है अपना खाना खुद बनाएगा। ठीक है, फंजाई है, सेप्रोफाइट्स है, उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और एक होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो किसका होता है? वो होता है एनिमल का। तो हम कैसे बताएं? विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन 5 किंगडम, किसने दिया? R.H. विटेकर। ये याद रखना है आपको। कब दिया? 1969। ये याद रखना, ये सब डाटा आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो 5 किंगडम में इसको क्लासीफाई किया है, इसका बेसिस क्या है ये आपको हम बताएं। सबसे पहले क्या है? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में कौन आ जाएगा? किंगडम मोनेरा। यूकैरियोट में बाकी चारों किंगडम। तो यूकैरियोट में फिर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर में कौन आएगा? प्रोटिस्टा। और यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर में कौन आएगा? फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। इतना क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। सर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है, ये आप डाउट पूछ सकते हैं। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है इसको समझिए। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है कि जेनेटिक रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब एंसेस्टर से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो फाइलोजेनी के ऑर्डर में अगर आप क्लासिफाई कर रहे हैं तो पहले जो बना वो, फिर बाद में जो बना वो, इस तरह से। जैसे अगर मोनेरा है तो सबसे पहले अर्थ पे क्या आया? मोनेरा आया, उसके बाद प्रोटिस्टा आया, उसके बाद फंजाई आया, उसके बाद प्लांटी आया, फिर एनिमलिया आया। तो इसी जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा से ही फंजाई भी इवॉल्व हुआ है, प्रोटिस्टा से प्लांटे इवॉल्व हुआ है, और प्रोटिस्टा से ही कौन इवॉल्व हुआ है? एनिमलिया इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, आपको ध्यान रखिएगा। सेल, सेल में क्या क्या हो सकता है? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा? मोनेरा में। ये चीज आपको बताया हम। यूकैरियोटिक सेल में या तो यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में कौन कौन आएगा? सिर्फ प्रोटिस्टा। ठीक है,
और उसके बाद आते हैं मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर में कौन कौन से आ जाते हैं? फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। ये क्लियर है आपको? अब आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस। इसको ध्यान से समझिएगा इस चार्ट को। क्या क्या है? सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इतना चीज आपको बताया है। तो आप सबसे पहले आप देखिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि आपको पहले से आता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या जानते हैं आप? प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा और यूकैरियोट में होगा। तो प्रोकैरियोट वाला एक ही किंगडम है मोनेरा, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा अब्सेंट होगा, बाकी सब में प्रेजेंट होगा। ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सेल टाइप में आइए, तो प्रोकैरियोटिक सेल के लिए मोनेरा है, बाकी सब क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। तो इसको आप फिर से ऐसे समझ सकते हैं, अभी आपको हम बता चुके हैं ये चार्ट के बारे में। उसके बाद आते हैं सेल वॉल। सेल वॉल वाला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। प्रोकैरियोट का जो सेल वॉल है, जैसे बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना हुआ नहीं होता है। किसका बना हुआ होता है? बोल रहा है नॉन सेलुलोजिक, पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड। अगर आपको पूछा जाएगा कि किस चीज का बना हुआ है बैक्टीरिया का सेल वॉल, तो आप बोलेंगे पेप्टाइडोग्लाइकन। क्या बोलेंगे? पेप्टाइडोग्लाइकन। तो पेप्टाइड मतलब क्या हो गया? अमीनो एसिड। पेप्टाइड का मतलब अमीनो एसिड, ग्लाइकन का मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, यानी पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड, यही चीज लिखा हुआ है। इसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? पेप्टाइडोग्लाइकन। क्लियर है आपको? उसके बाद सेल वॉल जो प्रोटिस्टा में बोला है प्रेजेंट इन सब, मतलब किसी में अब्सेंट भी हो सकता है। तो प्रोटिस्टा अभी हम आपको पढ़ाएंगे। प्रोटिस्टा में क्या क्या है? डायनोफ्लेजलेट्स है, डायटम्स है, यूग्लिनॉइड्स है, स्लाइम मोल्ड्स है, प्रोटोजोआ है। तो यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल नहीं होगा, प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं होगा, बाकी सब में सेल वॉल होगा, ठीक है। यही चीज आपसे बता रहा है कि प्रेजेंट इन सम, किसी में सेल वॉल होगा, किसी में सेल वॉल नहीं होगा, प्रोटिस्टा में। फिर आते हैं फंजाई। फंजाई में सेल वॉल होगा, लेकिन कैसा होगा? काइटिन का बना हुआ होगा। किसका बना हुआ होगा? काइटिन का बनाया होगा। अब आपसे पूछेगा कि काइटिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, क्या है? तो काइटिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेक्राइड है। क्लियर है आपको? इसके बाद देखिए प्रेजेंट सेलुलोज। प्लांट का सेल वॉल सेलुलोजिक होगा और एनिमल का सेल वॉल होगा ही नहीं। एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। क्लियर है आपको? तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप देख सकते हैं। फिर आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, आपको बता दिए। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट मोनेरा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा, और बाकी सब के सब मल्टीसेलुलर। फिर आता है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मोनेरा और प्रोटिस्टा में सारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है। मोनेरा और प्रोटिस्टा में सारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, हेटरोट्रॉपिक भी हो सकता है, सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ भी हो सकता है मोनेरा और प्रोटिस्टा में। मतलब बैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी हो सकता है और हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, तो बैक्टीरिया अगर ऑक्सीजन इवॉल्विंग नहीं होगा, जैसे सल्फर इवॉल्विंग भी होता है बैक्टीरिया, तो शुरू में जो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया थे उससे जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया बने, पहले क्या बने? कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। फिर जो बने ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, उसमें क्या था? ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में H2S टूटता था। आप जानते हैं, फोटोसिंथेसिस पढ़े होंगे 11th क्लास में। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता था? H2O के टूटने से क्या होता था? ऑक्सीजन रिलीज होता था, ठीक है। तो हम बोलते थे कि फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज होता है। लेकिन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस से जरूरी नहीं है कि फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज होगा, ठीक है। लेकिन ब्लू ग्रीन अलगी करेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा। क्लियर है? इसके बाद देखिए ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका होगा? कंप्लीट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट का होगा। किसका होगा? प्लांट का। तो प्लांट में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और ये क्या लिखा हुआ है? फोटोसिंथेटिक। क्या लिखा हुआ है? फोटोसिंथेटिक। तो फोटोसिंथेटिक है और ऑटोट्रॉपिक है। इसका मतलब क्या होगा कि ये फोटो ऑटोट्रॉफ होता है। एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफ, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफ। लाइट के प्रेजेंस में अगर फूड का सिंथेसिस हो रहा है तो फोटो ऑटोट्रॉफ, और केमिकल सब्सटेंस से फूड का सिंथेसिस हो रहा है तो कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। तो प्लांट्स क्या होते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं। क्लियर है? लेकिन एनिमल क्या होगा? ऑटोट्रॉफ होगा कि हेटरोट्रॉफ होगा? एनिमल क्या होगा? हेटरोट्रॉफ। ये सब चीज बेसिक चीजें आपको पहले से पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे क्या क्या जानकारी आपको होना चाहिए, ये तो आपके बुक में दिया हुआ है। शेप के बेसिस पे 4 पार्ट में डिवाइड किया बैक्टीरिया को। इसके अलावा बताइए कि किंगडम मोनेरा में आपको क्या क्या पढ़ना है, वो सिलेबस देखिए आप।
किंगडम मोनेरा। मोनेरा में क्या क्या पढ़ना है आपको? आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। मोनेरा में क्या क्या पढ़ना है? आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया में आर्कीबैक्टीरिया देखते हैं। आर्कीबैक्टीरिया को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, मिथेनोजेंस, ठीक है, थर्मोएसिडोफाइल्स, और तीसरा हमारा क्या है? हेलोफाइल्स। अब देखिए जो मिथेनोजेंस है वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करेगा, कॉडंग वगैरह में पाया जाता है, ये आप पहले से जानते हैं, बायोगैस बनाने के काम आता है, ये जनरल नॉलेज है, ठीक है। इसके अलावा थर्मोएसिडोफाइल्स जो हॉट सल्फर स्प्रिंग में पाए जाते हैं, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ, यहां से क्वेश्चन आता है कि कौन सा बैक्टीरिया जो है हॉट सल्फर स्प्रिंग में पाया जाता है, तो थर्मोएसिडोफाइल होगा ऑप्शन में तो ठीक, नहीं तो आर्कीबैक्टीरिया होगा ऑप्शन में। क्लियर है? फिर आता है हेलोफाइल। हेलो का मतलब क्या होता है? साल्ट। आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे हेलोजन, हेलोजन मतलब साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो हेलोफाइल्स मतलब साल्टी एरिया में पाए जाएंगे और वो हॉट सल्फर स्प्रिंग में पाया जाएगा। ये आपको आर्कीबैक्टीरिया के बारे में बताया। आर्कीबैक्टीरिया के बारे में एक और खास बात क्या है कि इसका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ नहीं होता है, अदर कंपोनेंट का बना होता है, स्पेशल सेल वॉल होता है, क्रॉस लिंकिंग होता है उसमें, और यही इसका यूनिक प्रॉपर्टी है। आपसे पूछेगा यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ आर्कीबैक्टीरिया बताओ, तो क्या बताएंगे कि इसका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का नहीं बना होता है, जो जैसा कि बाकी सारे बैक्टीरिया का होता है, ठीक है। तो इसका यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? सेल वॉल, और उसी के कारण ये एक्सट्रीम हैबिटाट में सर्वाइव कर पाता है। एक्सट्रीम हैबिटाट का मतलब बहुत ज्यादा गर्म इलाके में, बहुत ज्यादा सॉल्टी एरिया में, ये इसका एक्सट्रीम हैबिटाट हो गया। आर्कीबैक्टीरिया के बारे में आपको बताया। फिर आता है यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया के बारे में देखिए, यू बैक्टीरिया में आपको क्या क्या जानना है? न्यूट्रिशन कैसे कर सकता है ये, इसका रेस्पिरेशन कैसे हो सकता है, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। ये सब आपको यू बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है। अगर ऑटोट्रॉपिक है तो कीमो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है। अगर हेट्रोट्रॉपिक है तो होलोजोइक भी हो सकता है, सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है। इस तरह से न्यूट्रिशन में एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी शो करता है, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है क्या? बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शोज मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। क्या लिखा हुआ है? बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शोज मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बोला हुआ है दाउ सिंपल इन स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल है, क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या फिर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल वगैरह सब होते नहीं है, बस न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा और सेल मेम्ब्रेन होगा। स्ट्रक्चर सिंपल है, लेकिन एज अ ग्रुप क्या है? मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं, आप जानते हैं, उसमें वेरुलेंस फैक्टर होता है, पैथोजेनिक एजेंट होता है, कैसे पैथोजेनेसिस करता है, ये सब आप 12th क्लास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के बारे में बता दिए क्या क्या हो सकता है। रेस्पिरेशन एरोबिक भी हो सकता है, एनएरोबिक भी हो सकता है। अगर एरोबिक है तो फैकल्टेटिव एरोबिक भी हो सकता है, और ऑब्लिगेट एरोबिक भी हो सकता है। उसी तरह से एनारोबिक अगर है तो फैकल्टेटिव एनारोब और ऑब्लिगेट एनारोब, ठीक है। जैसे क्लोस्ट्रीडियम है, ऑब्लिगेट एनारोब है, ऑक्सीजन के अब्सेंस में ग्रो करता है क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। बाकी कुछ एरोबिक बैक्टीरिया है जिसे आप इकोलाई, साल्मोनेला वगैरह सब जानते हैं। इसके अलावा आते हैं हम रिप्रोडक्शन पे। तो मोस्टली रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाइनरी फिजन से। कैसे होता है? बाइनरी फिजन से। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा बाइनरी फिजन का, ये बाइनरी फिजन है, एक सेल से 2 सेल में डिवाइड करना। अंदर देख रहे हैं एक डीएनए था, वो डीएनए 2 बन गया है, ठीक है, और ये सेल वॉल जो है डिवाइड कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। सबसे बाहर सेल वॉल होगा, फिर अंदर सेल मेम्ब्रेन होगा, उसके अंदर फिर साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा। ये डायग्राम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है नीट में। क्लियर है आपको यू बैक्टीरिया? अब आते हैं साइनोबैक्टीरिया पे। तो देखिए साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम? ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन अलगी। इसका सबसे मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन। साइनोबैक्टीरिया का मेन फंक्शन क्या है? N2 फिक्सेशन, ठीक है।
अब नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए इसके पास ऐसा क्या होता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? तो ये किससे करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन? हेटेरोसिस्ट से। किस चीज से करता है? हेटेरोसिस्ट। जैसे इसका एग्जांपल क्या है? नोस्टॉक, एनाबेना। ये सब क्या है? ये आपको एग्जांपल याद रखना पड़ेगा साइनोबैक्टीरिया का, नोस्टॉक और एनाबेना। ये साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के बारे में आपको बता दिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन, हेटेरोसिस्ट, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आता है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो है एक ऐसा मोनेरा ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल नहीं होता है। आर्कीबैक्टीरिया में सेल वॉल होता है लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन का नहीं होता है। यूबैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का होता है। साइनोबैक्टीरिया में भी सेल वॉल होगा, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होगा। तो माइकोप्लाज्मा में इसमें लिखेंगे सेल वॉल, CW अब्सेंट लिख देते हैं। ठीक है, सेल वॉल नहीं होगा। इसके बारे में आपका एनसीईआरटी लिखता है कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। क्या लिखता है? कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकता है, इसका मतलब वैसे ऑक्सीजन मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी सर्वाइव कर सकता है। तो फैकल्टेटिव एनारोब्स बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? फैकल्टेटिव एनारोब्स। आपको बता दें फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट क्या होता है। अगर 100% ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन के बिना अगर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी तो उसको बोलेंगे ऑब्लिगेट एरोब। एरोब मतलब ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट, एनारोब मतलब ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होना। तो ऑब्लिगेट एरोब मतलब 100% ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऑब्लिगेट एनारोब मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑक्सीजन के अब्सेंस में ग्रोथ करेगा। अगर उसको ऑक्सीजन दे देंगे तब डेथ कर जाएगा। जो ऑब्लिगेट एनारोब है वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में ही ग्रो कर पाएगा। अगर ऑक्सीजन रहेगा तो उसका ग्रोथ इनहिबिटेड हो जाएगा, वो डेथ कर जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसको कि अगर आप ऑक्सीजन दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं फिर भी सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, तो उसके पास फैसिलिटी है एनारोबिक मीडियम में सर्वाइव करने का, एनारोबिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने का। तो इसको क्या क्या बोलते हैं हम? फैकल्टेटिव एनारोब्स। ठीक है, तो इसलिए माइकोप्लाज्मा हमारा क्या हो जाएगा? फैकल्टेटिव एनारोब। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। तो ये आपको मोनेरा के बारे में कुछ खास बात बताए। किंगडम मोनेरा, सोल मेंबर बैक्टीरिया, इसके बारे में आपका एनसीईआरटी लिखता है बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। मतलब किंगडम मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? बैक्टीरिया होगा। और 4 चीज आपको बताया है। आइए इसके आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन पूछा है कुछ आपसे, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन सबसे पहले देता है। हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट इन एनोबिना इज स्पेशलाइज्ड फॉर। अभी आपको बताया हेटेरोसिस्ट का फंक्शन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। हेटेरोसिस्ट का फंक्शन क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी तुरंत बताए थे आपको। किसमें होता है? साइनोबैक्टीरिया में। और साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल आपको बताए थे। साइनोबैक्टीरिया का 2 एग्जाम्पल आपको बताया, नोस्टॉक और एनाबेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। मिथेनोजेंस आर मोस्ट एबंडेंट इन। तो मिथेनोजन के बारे में पूछा है। मिथेनोजन हम कहां बताए थे? कॉडंग। कॉडंग गाय के गोबर के पास पाया जाएगा। कहां? कौन सा बैक्टीरिया? मिथेनोजन। क्या है ये? आर्कीबैक्टीरिया है। क्या करेगा? मिथेन प्रोड्यूस करेगा, बायोगैस फॉर्मेशन करेगा। अब बताइए कहीं पे कॉडंग लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है कॉडंग, क्योंकि कैटल यार्ड जहां पे गौशाला है, जहां पे गाय को आप रखते हैं, वहीं पे क्या होगा? गोबर भी होगा, तो वहीं पे मिथेनोजन भी होगा। तो कैटल यार्ड अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो यही आप टिक करेंगे। हॉट स्प्रिंग में कौन होगा? हॉट स्प्रिंग में आपको हम क्या बताए थे अभी? थर्मो एसिडोफाइल्स। और सॉल्टी एरिया में कौन होगा? हेलोफाइल्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कैटल यार्ड। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन देखते हैं कौन बताता है। डज नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन, इसका आंसर सबसे पहले जो सही देगा समझ जाएंगे वो पढ़ाई करता है ध्यान से। अभी हम बता चुके हैं इसका आंसर। हम बताए थे कि जैसे देखिए प्लांट है तो प्लांट तो ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा ही। प्लांट क्या करेगा? ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा। तो ऑटोटॉपिक प्लांट लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा। ठीक है, फिर ग्रीन अलगी, अलगी है तो लोअर प्लांट बोलते हैं अलगी को, तो अलगी भी ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा। फिर ब्लू ग्रीन अलगी, अभी हम बताए थे ब्लू ग्रीन अलगी ऑक्सीजन इवॉल्व करता है। ठीक है, बताए थे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होगा वो सल्फर भी इवॉल्व कर सकता है और ऑक्सीजन भी इवॉल्व कर सकता है। फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो क्या कर सकता है? सल्फर भी इवॉल्व कर सकता है और
ऑक्सीजन भी इवॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप एग्जाम्पल पढ़े होंगे 11th क्लास में कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये सब नाम सुना होगा आपने, आयरन सल्फर बैक्टीरिया, तो वो सब क्या करते हैं, सल्फर रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया इन एक्सट्रीम कंडीशन। अभी जस्ट बताए थे आपको कि आर्कीबैक्टीरिया को एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने में कौन हेल्प करता है, इसका सेल वॉल। तो ऑप्शन देख लीजिए, इंजाइम, प्रोटीन, सेल वॉल, जेनेटिक मटेरियल, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल इसका कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द लेवल्स इन फॉलोइंग फिगर। ABCDE क्या है, इसको समझना है, सेल वॉल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ABCDE समझना है, तो ए क्या है, सेल वॉल, उसके अंदर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर C क्या है, DNA है, उसके बाद D क्या है, हेट्रोसिस्ट है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और E क्या है, म्यूसिलेजिनस शीट जो इसके चारों तरफ कोटिंग में होता है। ठीक है, स्विमिंग में हेल्प करता है। ब्लू ग्रीन अलगी कहाँ होगा, C में होगा। तो ये डायग्राम आपका NCERT का डायग्राम है, जानबूझ के डायग्राम पूछे हैं क्योंकि डायग्राम आपको याद रखना जरूरी है। क्लियर है, आइए आगे देखते हैं। तो किंगडम मोनेरा यहाँ पे खत्म होता है आपका। नेक्स्ट हमारा क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा। और किंगडम प्रोटिस्टा में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हम पहले से जानते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। आज जो हम बताए हैं कि ये यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होगा। क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल होगा और यूनिसेलुलर होगा किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, अब किंगडम प्रोटिस्टा में एक लाइन लिखा है NCERT, इसको ध्यान से समझिएगा आप। लिखा है कि बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, ए सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। इसका क्या मतलब है, इसको समझिए। इसका मतलब यह है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट को तो इसमें रखे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसका प्लांट लाइक कैरेक्टर है, इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसका एनिमल लाइक कैरेक्टर है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसका फंजाई लाइक कैरेक्टर है। ठीक है, कैसे है उसको समझाते हैं आपको हम। देखिए, सबसे पहले डायनोफ्लेजिलेट्स है, क्राइजोफाइट्स है, डायनोफ्लेजिलेट्स है, और स्लाइम मोल्ड्स है, और प्रोटोजोअन है। चार आपके पास प्रोटिस्ट में मेजर ग्रुप है। कौन कौन सा है, डायनोफ्लेजिलेट्स, क्राइजोफाइट्स, प्रोटोजोअन्स और स्लाइम मोल्ड्स, चार मेजर ग्रुप है। सबसे पहले पढ़ते हैं क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स जो होता है फोटोसिंथेटिक होता है, आपका NCERT लिखता है दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक। तो फोटोसिंथेसिस ये करेगा। अब बताइए, अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ये प्लांट लाइक है कि एनिमल लाइक है, क्या होगा, ये क्राइजोफाइट्स फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो प्लांट लाइक होगा। क्लियर है। इसके अलावा देख रहा है क्राइजोफाइट्स में आपको एग्जांपल बताया डायटम्स एंड डेस्मिड्स। तो डायटम्स जो है ये क्राइजोफाइट्स का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। क्लियर है। इसके अलावा क्राइजोफाइट्स में इसके सेल वॉल के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका सेल वॉल कैसा होता है। डायटम का सेल वॉल में क्या होता है, सिलिका प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सिलिका प्रेजेंट। ठीक है। तो अगर डायटम के सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट है, इसके कारण क्या होता है कि डायटम का सेल वॉल बहुत हार्ड होता है और इसको डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से एक क्वेश्चन और पूछता है इसका कि सी में, समुद्र में जब डायटम्स पाया जाता है तो जो डायटम है वो डायटम जब उसका डेथ हो गया तो उसका सेल वॉल अभी तक डिग्रेड नहीं हुआ है, तो डायटोमेशियस अर्थ बना दिया है सी के सरफेस पे। जो सी का जो सरफेस है, ऊपर का सरफेस नहीं, गहराई में मिट्टी, वहां पे क्या बना दिया, डायटोमेशियस अर्थ। ठीक है। डायटोमेशियस अर्थ क्या होता है कि डायटम के सेल वॉल का पहाड़ है। आज एक डायटम मरा, कल दूसरा मरा, हजारों लाखों डायटम जो है डेली मर रहे हैं और डेली उसका सेल वॉल जमा होते जा रहा है, जमा होते जा रहा है, जमा होते जा रहा है, होते होते क्या बना दिया, डायटम्स का एक चट्टान बना दिया, पहाड़ बना दिया। उसी को क्या बोलते हैं हम, डायटोमेशियस अर्थ। ठीक है। तो क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि उसका सेल वॉल डिग्रेडेबल नहीं है। और क्यों डिग्रेडेबल नहीं है, क्योंकि सिलिका प्रेजेंट होता है उसके सेल वॉल में। अब इसके बारे में एनसीईआरटी आपको और बोलता है कि सोप बॉक्स लाइक इसका सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है। सोप बॉक्स लाइक, नीचे से ऊपर से बंद करते हैं सोप बॉक्स को, साबुन का जो किया होता है बॉक्स उसको क्या करते हैं, नीचे एक रहता है, ऊपर से बंद करते हैं। तो इसका सेल वॉल का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। ठीक है। तो डायटम्स का यूजेज आपको है फिल्ट्रेशन में, पॉलिशिंग वगैरह में। तो ये यूज आप एनसीईआरटी से याद कर लीजिएगा डायटोमेशियस अर्थ का।
तो कुल मिला के क्राइजोफाइट्स के बारे में या डायटम्स के बारे में ऐसा बोला जाता है कि डायटम्स आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्ट आर प्लांट लाइक, तो डायटम्स एक होगा और दूसरा होगा क्या, डायनोफ्लेजिलेट्स। आइए हम देखते हैं डायनोफ्लेजिलेट्स। ये डायग्राम किसका है, डायनोफ्लेजिलेट्स का है। ठीक है, डायनोफ्लेजिलेट्स को आर्मर्ड अलगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे हैं हम, आर्मर्ड अलगी। अब आर्मर्ड अलगी क्या होता है इसको समझिए आप। आर्मर का मतलब होता है कवच। युद्ध करने जाते हैं तो हाथ में एक कवच लेते हैं लोहा का और हाथ में एक तलवार लेते हैं, ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं, इससे दूसरे के तलवार को रोकते हैं और एक तलवार से मारते हैं। गोल गोल सा कवच होता है। या फिर आप जो ड्रेस पहनते हैं, युद्ध में सैनिक सब ड्रेस पहनता है, उसमें भी इस तरह लोहा का कवच बना लेते हैं लोग। ठीक है, तो उसको उस कवच के जैसा इसका सेल वॉल दिखता है। ये देखिए, ये देख रहे हैं 6 पैक 8 पैक फैमिली पैक, ये क्या है, कवच है, इसका आर्मर है। ठीक है, तो इसके सेल वॉल में आर्मर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका सेल वॉल का, इसीलिए इस अलगी को क्या बोलते हैं, आर्मर्ड अलगी बोलते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस करेगा, क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर फोटोसिंथेसिस करेगा तो ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, खुद बताइए क्या होगा, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होगा। ये क्या है, डायनोफ्लेजिलेट्स है। ठीक है, अब देखिए डायनोफ्लेजिलेट्स में आपको लगता होगा कि सर 2 फ्लेजिला होता है, डायनो का मतलब 2, फ्लेजिलेट्स मतलब फ्लेजिला। 2 फ्लेजिला तो होता है, ये देखिए 2 फ्लेजिला तो है, लेकिन डायनो का मतलब 2 फ्लेजिला नहीं होता। डायनो का मतलब क्या होता है ये समझिए आप, डायनो का मतलब होता है व्हर्लिंग व्हिप। इसका किसका मतलब, डायनो का मतलब। अब समझिए क्या है ये व्हर्लिंग व्हिप क्या है। ठीक है, व्हर्लिंग व्हिप का मतलब होता है चाबुक। आप जानते हैं चाबुक क्या होता है, घोड़ा को चाबुक से मारते हैं। तो जो तांगा चलाता है तांगा वाला, वो क्या करता है, ऐसे ऐसे चाबुक घुमाएगा फिर ऐसे मारेगा। ऐसा करता है कि नहीं करता है, ऐसे ऐसे घुमाया फिर ऐसे मारा। तो डायनोफ्लेजिलेट्स का जो फ्लेजिला होता है, ये डायनोफ्लेजिलेट्स है, इसका फ्लेजिला भी ऐसे ऐसे घूमते रहता है चाबुक की तरह। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो डायनो का मतलब व्हर्लिंग व्हिप। तो जिस तरह से चाबुक घूमता है उसी तरह से इसका फ्लेजिला घूमता है और ये इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। ये पानी में तैर सकता है, उस फ्लेजिला से मोटाइल होकर एक जगह दूसरे जगह लोकोमोशन करता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, डायनोफ्लेजिलेट्स, क्योंकि इसका फ्लेजिला व्हिप लाइक मूवमेंट करता है। क्लियर है आपको। तो डायनोफ्लेजिलेट्स का एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपको गोनिओलेक्स, नोक्टिलोका, ये सब एग्जाम्पल है। ये सब आपसे नीट में पूछा जाएगा, नोक्टिल्यूका। ठीक है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है किसका, डायनोफ्लेजिलेट्स का। तो डायनोफ्लेजिलेट्स के बारे में आपको बताया, आर्मर्ड अलगी है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, व्हर्लिंग व्हिप लाइक इसका फ्लेजिला होता है। 2 फ्लेजिला होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स, लेकिन होगा कैसा, व्हर्लिंग व्हिप लाइक। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम डायनोफ्लेजिलेट्स के बाद। ये हमारा यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड के बारे में हम क्या बता रहे हैं आपको कि इसके बारे में आपसे जब पूछा जाएगा कि ये प्लांट लाइक है कि एनिमल लाइक, तो आप बताएंगे बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक, बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक। ऐसा क्यों होता है इसको समझिए आप, बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक ऐसा क्यों होता है इसको समझना है। क्योंकि जब लाइट रहेगा तो लाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करेगा। दिन में फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या हुआ, प्लांट हो गया ये। ठीक है, और अगर रात के टाइम पे जब लाइट नहीं है तो उस टाइम पे क्या करेगा, ये हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करेगा, कुछ दूसरा चीज खा लेगा। उस टाइम पे क्या करेगा, ये हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करेगा। तो इसमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी है और इसमें हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी है। तो इसका मतलब ये प्लांट लाइक भी है और एनिमल लाइक भी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्ट्स आर बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक, तो आप क्या आंसर देंगे, यूग्लिना। ये यूग्लिना का डायग्राम है। ठीक है, दूसरी बात यूग्लिना में आपको याद रखना कि इसमें सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल अब्सेंट होगा। सेल वॉल अब्सेंट होगा तो उसके जगह पे क्या होता है, एक प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसको पेलिकल बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा कि कौन से प्रोटिस्ट में पेलिकल होता है, तो आप क्या बोलेंगे, यूग्लिना में होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आपका स्लाइम मोल्ड। तो स्लाइम मोल्ड्स के बारे में आपको बोलेगा कि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है। कैसा है, फंजाई लाइक। क्यों फंजाई लाइक है, क्योंकि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई लाइक है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसका, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे न्यूट्रिशन लेता है ये। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं,
फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। इसको और भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है फेक फंजाई बोला जाता है, फेक फंजाई, या फिर इसको बोला जाता है नेकेड फंजाई। क्या बोला जाता है? नेकेड फंजाई। फेक फंजाई या नेकेड फंजाई क्यों बोला जाता है, इसको भी समझिए आप। फेक फंजाई इसलिए बोला जाता है क्योंकि पूरा फंजाई लाइक, फंजाई का बॉडी होता है माइसिलियम, ऐसा बॉडी है नहीं इसका, ठीक है, प्लाज्मोडियम लाइक बॉडी है, ठीक है। दूसरी बात, फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वैसा न्यूट्रिशन भी इसका नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर इसको फंजाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है, इसलिए फंजाई लाइक बोल रहे हैं। अब बात करते हैं नेकेड फंजाई की, ठीक है। तो नेकेड फंजाई का जो कॉन्सेप्ट है वो जब आप वेजिटेटिव बॉडी और रिप्रोडक्टिव बॉडी पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो वो जब पढ़ाएंगे आपको 12th क्लास का जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे उस टाइम पे आपको नेकेड फंजाई का चर्चा करेंगे। इसके बाद आप स्लाइम मोल्ड्स में एग्जाम्पल है फाइजेरम, ए सेलुलर और सेलुलर डिक्टियोस्टिलियम और फाइजेरम। ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है, वो नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रोटोजोअन। तो प्रोटोजोआ जो होता है वो 4 तरह का होता है, अमीबॉइड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ, स्पोरोजोअन। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, अमीबॉइड है मतलब अमीबा लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैजिलेटेड है मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट होगा उसमें, सिलिएटेड है मतलब सिलिया प्रेजेंट होगा उसमें, और स्पोरोजोअन्स है, ठीक है। तो स्पोरोजोअन्स में जो प्लाज्मोडियम होता है, इसका एग्जाम्पल, सबका एग्जाम्पल आपको याद करना है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया होता है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा। सिलिएटेड में पैरामेसियम होता है, ये पैरामेसियम का डायग्राम आपको बना हुआ है, ठीक है। तो सिलिएटेड का पैरामेसियम आप एग्जाम्पल याद रखेंगे। अमीबॉइड और फ्लैजिलेटेड, ठीक है। फ्लैजिलेटेड में क्या आएगा? ट्राइपेनोसोमा गैम्बेन्जी आता है, ठीक है। उससे क्या होता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है। तो ये डिजीज है, ये आपको ज्यादा नहीं पूछा जाता है। जो मेन पूछा जाता है पैरामेसियम और प्लाज्मोडियम क्या है, तो प्रोटोजोआ है। और प्रोटोजोआ क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है। क्लियर है? इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोला जा रहा है। द डायटम्स डू नॉट इजीली डीके लाइक मोस्ट ऑफ द अदर अलगी बिकॉज डायटम्स में डीके डिग्रेडेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अभी हम बताए थे, क्योंकि इसके सेल वॉल में क्या होता है? सिलिका प्रेजेंट होता है। तो दे हैव हाईली सिलिशियस वॉल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज दे हैव हाईली सिलिशियस सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन बताता है। चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। तो डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। चीफ प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? आपको हम बताएं डायटम क्या है? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। कैसा है? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। और सी में सबसे ज्यादा जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो कौन है? डायटम करता है। कौन करता है? डायटम। प्लांट लाइक है, ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा, ठीक है। और डायटम को ही खा के मैक्सिमम सी के जो एनिमल्स है वो जिंदा रहते हैं, वो उनका प्राइमरी फूड होता है। तो प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं? आप जानते होंगे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। जो खाना बनाया प्लांट वो प्रोड्यूसर, और जो हर्बीवोरस कार्निवोरस एनिमल है जो मीट खा रहा है वो क्या है? कंज्यूमर, ठीक है। तो डायटम तो क्या है? प्लांट लाइक है, मतलब प्लांट है। मान लीजिए आप इसको फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो इसको जो खाएगा वो कंज्यूमर होगा। तो ये खुद क्या हो गया? ये प्रोड्यूसर हो गया। तो इसलिए बोल रहा है चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन कौन हो जाएगा? डायटम्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, डायनोफ्लेजिलेट्स। डायनोफ्लेजिलेट्स के पास कितना फ्लेजिला होगा? 2 या 1? 2 फ्लेजिला होगा, ठीक है। और 2 फ्लेजिला में एक क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल, और 2 क्या होगा? दूसरा क्या होगा? ट्रांसफर। 2 फ्लेजिला, 1 लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन ए फरो बिटवीन द सेल वॉल प्लेट्स। तो डायनोफ्लेजिलेट्स के बारे में अभी हम जस्ट बताए थे आपको कि 2 फ्लेजिला है। डायनो का मतलब 2 नहीं समझना है, लेकिन होता 2 फ्लेजिला है। डायनो का मतलब क्या बताए थे? व्हर्लिंग व्हिप लाइक, ठीक है। और उसमें से एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्स होता है। क्लियर है आपको? अब देखते हैं नेक्स्ट, पैरामेसियम। पैरामेसियम कौन सा प्रोटोजोवन है? खुद बताइए आप। पैरामेसियम इज ए सिलिएटेड प्रोटोजोवन, shows water current maintained by cilia which helps the food to be steered into gullet, has cavity that opens to outside of the cell surface। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ के आया होगा उसको पता होगा। अभी समझाते हैं क्या है। बोल रहा है कि अगर ये पैरामेसियम है, ये हाथ क्या है हमारा? पैरामेसियम है, तो इसके चारों तरफ क्या लगा हुआ है? सिलिया लगा हुआ है। तो पैरामेसियम अभी एग्जाम्पल बताए थे आपको सिलिएटेड प्रोटोजोवन में, ठीक है। तो अगर सिलिया है,
अब इसको खाना खाना है, पानी में अगर खाना है तो ये सीलिया का ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो सीलिया का जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगा, आप नाव चलाते हैं, अगर कुछ चीज पानी में गिर गया तो आप क्या करते हैं, पानी को ऐसे खींचते हैं तो वो चीज आगे आपकी ओर आता है, ऐसे करते हैं तो आता है कि नहीं आता है। तो वही काम क्या करता है, पैरामेशियम करता है। सीलिया का ऐसे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करेगा कि उसका जो खाना है वो इसके पास आ जाएगा, और जैसे उसका खाना उसके पास आएगा वो एक कैविटी बनाएगा और उस कैविटी में वो फूड इंटर कर जाएगा। उसी के बारे में बोल रहा है स्टीयर्ड इनटू गलेट। तो सोज करंट मेंटेन बाय सीलिया, सीलिया क्या किया, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट किया, और उसके बाद क्या हुआ, हेल्प्स द फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू गलेट। ये पैरामेशियम अगर है तो इसका यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे अंदर में गलेट बन जाएगा और इसमें खाना अंदर आ जाएगा। इसमें क्या लगा हुआ है, सीलिया लगा हुआ है, और सीलिया के मूवमेंट से खाना अंदर आ जाएगा। यही चीज समझाया है। और ये कैविटी किधर खुलता है, बाहर की ओर खुलता है, बाहर से अंदर खाना इसमें आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। एक रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस होता है और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये सब अब नहीं पूछा जाएगा। एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन ज्यादा हम जानबूझ के डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब नीट क्या हो गया, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड हो गया, ठीक है। और हमारा क्रैश कोर्स है तो बहुत ज्यादा कंटेंट भी हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो डबल न्यूक्लियस होता है इसमें, ऑफकोर्स होता है, लेकिन उसके बारे में चर्चा जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा वास्ट सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। आपको डाउट था तो हम बता दिए। अब आते हैं, कह रहा है डैश आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। आपको हम अभी बताए थे कि प्रोटिस्ट में एक प्रोटिस्ट ऐसा था जो फंजाई लाइक था, और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। कौन था ऐसा, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। हुज बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। तो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को, मटेरियल को जो खाता है उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। उस ऑर्गेनिज्म को सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। और वो कौन था, स्लाइम मोल्ड्स। प्रोटिस्ट में क्या बताए थे, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड क्या है, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है। क्लियर है आपको। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किंगडम फंजाई क्या है। किंगडम फंजाई आपको पहले बताया क्या है, किंगडम फंजाई में सिर्फ और सिर्फ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, और सबसे पहला मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किंगडम फंजाई में आया। क्योंकि प्रोटिस्ट क्या था, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, और मोनेरा क्या था, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। तो फंजाई से क्या शुरू हो गया, मल्टीसेलुलर। लेकिन फंजाई में एक एक्सेप्शन है, कौन, ईस्ट। आप नाम सुने होंगे ईस्ट। ये ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। अकेला ऐसा फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। बाकी सारे फंजाई क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर। तो ये एक्सेप्शन है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। यहां हम लिख देते हैं एक्सेप्शन। बाकी सारे फंजाई क्या होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे, लेकिन ईस्ट क्या होगा, यूनिसेलुलर होगा। इसके अलावा देखिए, ये बता ही दिया, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, सेप्रोफाइट्स बोला जाता है इसको। फंजाई क्या बोला जाता है, सेप्रोफाइट्स। ये आपको पहले बता चुके हैं। बोल रहा है कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 स्टेप में होता है। सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। 3 स्टेप कौन कौन सा होता है, इसको समझिए आप। अगर 2 फंजाई है, ठीक है, तो 2 फंजाई का बॉडी है, एक फंजाई का बॉडी ये है, एक फंजाई का बॉडी ये है। तो सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मोगेमी। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या होगा, दोनों का प्लाज्मा मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, दोनों मिल गया आपस में। अब इस दोनों का न्यूक्लियस यहां आ गया, ठीक है। तो प्लाज्मोगेमी हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, कैरियोगेमी। कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। पहला प्लाज्मोगेमी, माही, बिल्कुल सही। दूसरा क्या होगा, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फ्यूजन, ठीक है। तो इसके बाद ये दोनों फ्यूज करेंगे और दोनों मिलके एक न्यूक्लियस बना देगा, ठीक है। तो तीसरा है मियोसिस। इससे क्या होगा, जब ये जैसे फ्यूज हुआ, कैरियोगेमी हो गया, तो उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, मियोसिस, ठीक है। कैरियोगेमी के बाद तीसरा स्टेप मियोसिस। ये 3 स्टेप आपको नाम याद रखना है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। अब इसमें एक चीज और आपको पढ़ना है, क्या होता है इसमें, एक चीज होता है डाइकैरियोन स्टेज। क्या होता है, डाइकैरियोन स्टेज। वो क्या होता है, इसको समझिए। डाइकैरियोन स्टेज का मतलब होता है कि अभी देखिए, इस सेल के अंदर क्या है, इस फंजाई के अंदर क्या है, 2 न्यूक्लियस है। तो डाई मतलब 2, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस। 2 न्यूक्लियस का स्टेज होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब प्लाज्मागेमी हुआ, तो प्लाज्मागेमी के बाद कुछ समय तक दोनों न्यूक्लियस रहता है, बाद में कैरियोगेमी होता है, ठीक है। तो 2 कंडीशन हो सकता है, प्लाज्मोगेमी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगेमी, या फिर प्लाज्मोगेमी के कुछ समय के बाद कैरियोगेमी, ठीक है। इमीडिएटली फॉलोड नहीं होगा।
तो जब प्लाज्मोगेमी हुआ तो 2 न्यूक्लियस का स्टेज आएगा, उस स्टेज को क्या बोलेंगे हम? डाइकैरियोन फेज। क्या बोलेंगे? डाइकैरियोन फेज। ठीक है, डाइकैरियोन फेज बोलेंगे 2 न्यूक्लियस के स्टेज को। अब देखिए फंजाई कितने होंगे? फाइकोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस, ड्यूटेरोमाइस्टिस, 4 क्लास में बांटा है फंजाई को। तो उस 4 में से जो फाइकोमाइस्टिस होता है उसमें डाइकैरियोन स्टेज नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये प्लाज्मोगेमी जैसे हुआ तुरंत कैरियोगेमी हो जाता है, तो डाइकैरियोन स्टेज नहीं होता है। किसमें? फाइकोमाइस्टिस में। और किसमें होता है? तो एस्कोमाइस्टिस और बेसिडियोमाइस्टिस में होता है। तो सर ड्यूटेरोमाइस्टिस में क्या होता है? तो ड्यूटेरोमाइस्टिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता है। ये जो तीनों साइकिल है ये होता ही नहीं है ड्यूटेरोमाइस्टिस में। 4 है फंजाई, एक बार फिर से देख लीजिए। पहले होगा प्लाज्मोगेमी, ठीक है, फिर होगा कैरियोगेमी, फिर होगा मियोसिस। तो प्लाज्मोगेमी के बाद तुरंत कैरियोगेमी हो जाएगा तो डाइकैरियोन स्टेज नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस भी साथ के साथ फ्यूज हो जाएंगे। और अगर तुरंत कैरियोगेमी नहीं हुआ तो डाइकैरियोन स्टेज बनेगा। यही हम बताएं आपको। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपको बताया फाइकोमाइस्टिस। तो फाइकोमाइस्टिस ये एग्जांपल किसका है? आप देखिए ध्यान से, ये एग्जांपल है म्यूकर। ठीक है, तो फाइकोमाइस्टिस में आपको मेनली क्या याद रखना है? एग्जांपल म्यूकर, राइजोपस, अल्ब्यूगो। ठीक है, म्यूकर, राइजोपस और अल्ब्यूगो, ये तीनों एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है और याद रखना है। आगे देखिए फाइकोमाइस्टिस के बाद क्या आते हैं हम? एस्कोमाइस्टिस। एस्कोमाइस्टिस में इस एग्जाम्पल के अलावा भी बहुत कुछ याद रखना है। कैसे? देखिए ये एग्जाम्पल, ये डायग्राम किसका है? एस्परजिलस का है। अब देखिए एस्कोमाइस्टिस में क्या बनता है, इसको हम सैक फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कोमाइस्टिस आल्सो कॉल्ड सैक फंजाई। सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसमें, एस्कोकार्प बनता है। ये देखिए यहाँ पे गोल गोल सा क्या बनता है? एस्कोकार्प बनता है, फ्रूटिंग बॉडीज, और इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं और उस स्पोर्स से फिर नया फंजाई बनता है। ठीक है, तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है एस्कोमाइस्टिस में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? सैक फंजाई बोलते हैं। ठीक है, एस्कोकार्प। अब दूसरी बात, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? कोई बताओ? पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, पी, फिर एस्परजिलस, ये एग्जाम्पल आपको दिखा है। ठीक है, तो पेनिसिलियम या पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे पेनिसिलिन बनता है एंटीबायोटिक। ठीक है, एस्परजिलस आपको दिया हुआ ही है एग्जाम्पल यहाँ पे। उसके बाद आपका है न्यूरोस्पोरा, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है क्योंकि इसको ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम बोलते हैं। उतना ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी आप याद रख लेंगे न्यूरोस्पोरा। इसके बाद ईस्ट, अभी जो आपको हम एक्सेप्शन बताए थे कि अकेला ऐसा फंजाई है जो कि क्या है? यूनिसेलुलर है, ईस्ट। ठीक है, क्लेविसेप्स, अर्गोट डिजीज इन बाजरा, ये डिजीज करवाता है। ये सब क्या है? एस्कोमाइस्टिस का एग्जाम्पल है। क्लियर है आपको? तो एस्कोमाइस्टिस को सैक फंजाई बोलेंगे। इसमें एस्कोकार्प बनता है जिसको फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं, उसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट आते हैं हम बेसिडियोमाइस्टिस। बेसिडियोमाइस्टिस में बेसिडियोकार्प बनता है और इसको हम क्लब फंजाई बोलते हैं, बेसिडियोकार्प। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम? क्लब फंजाई। क्लब शेप्ड का होता है इसलिए क्या बोल दिए? क्लब फंजाई बोल दिए। और बेसिडियोकार्प इसमें बनता है फ्रूटिंग बॉडी, इसके अंदर फिर स्पोर बनेगा, फिर स्पोर से फिर नया फंजाई का जर्मिनेशन होगा। एग्जाम्पल क्या है? अगरिकस का फोटो दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। इसके अलावा भी आप एग्जाम्पल याद करना चाहें तो इसके अलावा एग्जाम्पल आपका पुक्सिनिया, ठीक है, पुक्सिनिया ग्रामिनिस, पफ बॉल वगैरह होता है, अगरिकस होता है, मशरूम होता है। मशरूम किस में आएगा? आपका बेसिडियोमाइस्टिस में आएगा। क्लियर है? ये सब एग्जाम्पल आप अलग से याद कर सकते हैं बेसिडियोमाइस्टिस में। नेक्स्ट है हमारा ड्यूटेरोमाइस्टिस। ड्यूटेरोमाइस्टिस का डायग्राम आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है। अब आते हैं हम ड्यूटेरोमाइस्टिस में। तो ड्यूटेरोमाइस्टिस में क्या ध्यान रखना है आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। क्या ध्यान रखना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट, पहला बात। इसके अलावा आप इसका कुछ एग्जाम्पल याद करना चाहें तो इसका एग्जाम्पल अल्टरनेरिया और कोलेटोट्राइकम, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा ड्यूटेरोमाइस्टिस जो है
सबसे ज्यादा सेप्रोफाइटिक होता है, मतलब कंज्यूमर डिकम्पोजर बोल सकते हैं इसको, कंज्यूमर डिकम्पोजर, मतलब डेड डिकेइंग लीफ वगैरह को सबसे ज्यादा डिकम्पोज जो है यही करता है, ठीक है, फंजाई में। आगे देखिए, वायरसेस, वायरोइड्स एंड लाइकेंस, किंगडम फंजाई में आपको क्या क्या बता दिया हम। उसके बाद हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? वायरसेस, वायरोइड्स एंड लाइकेंस, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे कि आखिर ये सब है क्या। फंजाई क्लियर हो चुका है। वायरस, वायरस में एक लाइन में बोला जाए तो आरएनए प्लस प्रोटीन कोट। वायरस क्या है? आरएनए प्लस प्रोटीन कोट। अब ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, नो वायरसेस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए। ध्यान रखिएगा इस बात को, नो वायरसेस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए। किसी भी वायरस में जो है बोथ आरएनए और डीएनए एक साथ नहीं होगा, या तो आरएनए प्लस प्रोटीन कोट होगा या तो डीएनए प्लस प्रोटीन कोट होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए वायरोइड्स, ठीक है। वायरोइड्स क्या है? आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, इसमें प्रोटीन कोट नहीं होगा, ठीक है। इसके बारे में आपको और कुछ बताया है एनसीईआरटी, इसमें बताया है कि इसका जो आरएनए होता है वायरोइड का, वो वायरस के आरएनए से लो मोलिकुलर वेट का होता है, वायरस के आरएनए से लो मोलिकुलर वेट का होगा, वायरोइड के बारे में बताया है, ठीक है। इसको फ्री इन्फेक्शियस आरएनए भी बोलते हैं। ये एक बार एम्स के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए किसको बोलेंगे हम? वायरोइड को बोलेंगे, ठीक है। फिर बोलते हैं प्रायोन्स। तो प्रायोन्स क्या होता है? मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है। क्या होता है? मिसफोल्डेड प्रोटीन, मिसफोल्डेड प्रोटीन, ये क्या होता है? प्रायोन्स। तो देखिए आरएनए और प्रोटीन कोड दोनों है तो वायरस है, सिर्फ आरएनए है तो वायरोइड है, और सिर्फ प्रोटीन है, मिसफोल्डेड प्रोटीन है तो क्या है? वो प्रायोन्स है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके एनसीईआरटी में ये सब दिया हुआ है, टीओ डाइनर डिस्कवर्ड वायरोइड्स, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होता है, ये सब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, सब याद रखना है, क्लियर है। फिर देखिए लाइकेंस। तो लाइकेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट। क्या क्या है? फाइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट प्लस माइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट। फाइको का मतलब होता है अलगी, फाइको का मतलब क्या होता है? अलगी। और माइको का मतलब क्या होता है? फंजाई, माइको का मतलब फंजाई, ठीक है। तो मतलब लाइकेन में अलगल कंपोनेंट भी होगा और फंजल कंपोनेंट भी होगा। अलगी का काम क्या होगा और फंजाई का काम क्या होगा? फंजाई का काम क्या होगा? रूट से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करेगा, और अलगी क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएगा, क्योंकि फंजाई खाना नहीं बना सकता है, फंजाई में हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, लेकिन वो वाटर और मिनरल तो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है लाइकेन में अलगी और फंजाई का, ठीक है। तो ये आपको जब आप इकोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको और बताया जाएगा, क्रस्टोज लाइकेन होता है, फोलियोज लाइकेन होता है, तो बहुत तरह के लाइकेन होते हैं। यहाँ आपको क्या समझना है? लाइकेन क्या होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो लाइकेन क्या होता है ये आप पहले से जानते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और जानना है कि लाइकेन आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेन क्या होता है? गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, मतलब जहां पे पोल्यूटेड एरिया होगा वहां पे ग्रो नहीं करेगा लाइकेन, ठीक है। तो अगर कहीं पे आप किसी जगह पे आप जाते हैं और आपको लाइकेन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो एरिया लेस पोल्यूटेड है। क्या है वो एरिया? लेस पोल्यूटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इस डायग्राम को आप याद कर लेंगे। ये क्या है? कैप्सिड्स, ये पूरा क्या है? कैप्सिड, एक एक यूनिट क्या है? कैप्सोमियर, आरएनए प्लस प्रोटीन कोट, आरएनए प्लस प्रोटीन कोट क्या है। इसके अलावा ये देखिए बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दिया हुआ है। पहला डायग्राम क्या है? टोबैको मोजेक वायरस, टीएमवी का, ठीक है। दूसरा डायग्राम क्या है? बैक्टीरियोफेज का। आपको डायग्राम देगा, लेबलिंग पूछेगा, या फिर पूछेगा कि ये डायग्राम किसका है, या फिर ये पूछेगा कि ये डायग्राम जिसका है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तो आप डायग्राम आप याद रखेंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। द मेंबर ऑफ विच ग्रुप आर कॉमनली नोन एज सेक फंजाई, किसको बोलते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। सेक फंजाई किसको बोलते हैं? एस्कोमाइस्टिस को। एस्कोमाइस्टिस ऑप्शन में कहाँ है? डी, बिल्कुल सही, ठीक है। फाइकोमाइस्टिस
ड्यूटेरोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस। बेसिडियोमाइस्टिस को क्या बोलते थे? क्लब फंजाई बोलते थे। फाइकोमाइस्टिस को क्या बोलते हैं? अलगल फंजाई बोलते हैं। ठीक है। ड्यूटेरोमाइस्टिस को क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट फंजाई बोलते हैं। क्यों इनकम्प्लीट फंजाई बोलते हैं? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी इन द गिवन डायग्राम। मतलब एनसीईआरटी का डायग्राम आपको सिर्फ पहचानना है, और ये तीनों डायग्राम आपको अभी हम बताएं, एस्परजिलस है, म्यूकर है, और क्या है ये? अल्बिगो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एगेडिकस। एगेडिकस किसका एग्जाम्पल था? एगेडिकस एग्जाम्पल था बेसिडियोमाइस्टिस का। एगेडिकस, बेसिडियोमाइस्टिस, ये म्यूकर फाइकोमाइस्टिस, और ये क्या है? एस्परजिलस, क्या है? एस्कोमाइस्टिस है। ये एग्जाम्पल आपको बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, when there are two haploid nuclear per cell in some fungi before the formation of diploid, this stage is called। अब खुद बताइए, दो न्यूक्लियस है, फ्यूज नहीं हुआ है, दोनों न्यूक्लियस सेल में प्रेजेंट है, तो कौन सा स्टेज होगा? डाइकैरियो फेज होगा। कौन सा फेज होगा? डाइकैरियो। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, दो न्यूक्लियस है, डाइकैरियो फेज। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखिए, कॉलम मैच करना है, मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2। आपको क्या करना है कि एग्जाम्पल याद किया हुआ रहेगा तो आप तुरंत मैच कर पाएंगे। फाइकोमाइस्टिस का एग्जाम्पल बताइए कौन कौन सा होगा? म्यूकर और राइजोपस होगा, ए हो गया ये। ठीक है। फिर एस्कोमाइस्टिस का एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा? पेनिसिलियम और क्लेविसेप्स हो गया, ये हो गया आपका बी। इसके बाद ड्यूटेरोमाइस्टिस का एग्जाम्पल क्या होगा? अल्टरनेरिया और कोलेटोट्राइकम, ये हो गया सी। और बेसिडियोमाइस्टिस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एगेडिकस और ओस्टिलेगो। क्लियर है आपको? तो ये हो जाएगा आपका डी। ये सब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, एग्जाम्पल बेस्ड, आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों जरूरी है, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। क्योंकि फाइकोमाइस्टिस जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले ही पैराग्राफ में ये चीज़ लिखा हुआ है कि मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइस्टिस आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटाट, ऑन डिकेइंग वुड, ऑन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, एज ऑब्लिकेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। ठीक है, तो ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ये फाइकोमाइस्टिस फंजाई है और इन सभी चीज़ों पे पाया जाता है, इसका हैबिटाट है। ठीक है, तो इसीलिए एनसीईआरटी में ये सब चीज़ लिखा हुआ है, तो एक भी चीज़ आप छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। और यहाँ पे हो जाता है थैंक यू। तो आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में क्या क्या बताया? आज हम बताए आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर हम बताए किंगडम मोनेरा, फिर किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम फंजाई। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप वगैरह सब बताए। फिर आपको हम क्या बताए? किंगडम मोनेरा, मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब चीज़ बताए। उसके बाद आपको हम बताए थे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या बताया? प्रोटिस्टा में बताया आपको डायनोफ्लेजिलेट्स, डायटम्स, फिर क्या बताया? प्रोटोजोअन्स। किंगडम फंजाई में क्या बताए थे? फाइकोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस, ड्यूटेरोमाइस्टिस। यहाँ पे आके चैप्टर खत्म हो गया आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा? प्लांट किंगडम। ठीक है, थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।